Hello student, how are you? I Ruby Rajput welcome you all. Today I am here with a poetry named Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda. So guys, before starting our poetry, first we have to see about the author. So as you know, the author of this poetry is Pablo Neruda, and Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them to less beautiful. पैब्लो नेरुडा जी की जो पोइट्रियाँ हुआ करती हैं वो ईज़िली अंडरस्टूड हो जाए इस तरह की इमेज वो शो करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं या दिखाते हैं रीडर्स को, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल. और ये चीज़ें उनकी पोइट्री को ऐसा नहीं है कि उनकी पोइट्री की ब्यूटी को कम करती हैं, बल्कि उनकी पोइट्री की ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं. ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection. What is the meaning of introspection? Introspection means value. तो quiet means stillness. Stillness की क्या value है और उसकी क्या necessity है, क्या ज़रूरी है quiet का, stillness का, वो यहाँ पर हमें इस poetry में वो बताना चाहते हैं. And creating a feeling of mutual understanding among human beings. और साथ ही में हम human beings के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग को वो क्रिएट करना चाहते हैं इस पोइट्री के माध्यम से. So student, before starting our poetry, here the poet want to ask a few questions. The questions are, what does the title of the poem suggest to you, and what do you think the poem is about? सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट. ये तो बाद में पता चलेगा जब हम पोइट्री को रीड करेंगे. और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये पोइट्री का टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है, तो जो हमारा टाइटल है इस पोइट्री का वो है कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट का मतलब स्टिलनेस को बनाए रखना, शांति को बनाए रखना. तो हमने आगे प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि जो नेरुडा जी हैं वो बता रहे हैं necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. दो चीज़ें हैं, पहली तो वो क्वाइट की वैल्यू को बता रहे हैं और दूसरी चीज़ वो ह्यूमन बींग्स के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना चाहते हैं, उस फीलिंग को क्रिएट करना चाहते हैं. तो ये जो टाइटल है इस पोइट्री का वो ये दो चीज़ें हमें सजेस्ट करता है. So student, let's start our poetry. Now we will count to 12 and we will all keep still. Here the poet asks the reader to count up to 12. Count up to 12 का मीनिंग है आपके घड़ी के 12 आवर्स या फिर मंथ, जो 12 मंथ होते हैं वो 12 मंथ. तो किसी भी वे में आप इसे ले सकते हैं. तो द पोइट आस्क्ड द रीडर टू काउंट अप टू 12 एज द बिगनर ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ मेडिटेशन एंड देन आस्क देम टू कीप स्टिल. पोइट यहाँ कहना चाहते हैं कि 12 तक काउंट किया जाएगा और उसके बाद सभी लोग एकदम शांत हो जाएंगे. कीप स्टिल मीन्स कोई भी मोमेंट नहीं होगा, किसी तरह की कोई हलचल नहीं होगी, चारों तरफ बस स्टिलनेस छा जाएगी. सो गाइज हियर टू फिगर ऑफ स्पीच. फर्स्ट वी विल के अंदर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, सो हियर एलिट्रेशन. एंड द सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस बिकॉज इन द फर्स्ट लाइन द पोइट आस्क्ड टू count to 12 and the second line the poet asks to keep still. सो यहाँ पे दो आपको विरोधाभास देखने को मिल रहा है. एक तो पहले 12 तक काउंट करने की बात कही जा रही है और फिर दूसरी लाइन में शांत रहने की बात कही जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे एंटीथेसिस है. For once on the face of the earth let's not speak in any language.
for once on here same वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है. फर्स्ट लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड था, इसीलिए एलिट्रेशन, एंड द थर्ड लाइन सेम वॉवेल साउंड, दैट इज वाई हियर एजोनेंस. एजोनेंस जो है वो एलिट्रेशन का अपोजिट है. ओके. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. दैट मीन्स here the poet want to describe that this would be mass movement for the first time on the earth's surface. ये first time होगा when nobody can speak in any language. यहाँ पर language का meaning है कि हम language के caste and creed के barrier को तोड़ेंगे. जो हमने एक बैरियर बना लिया है वो बैरियर है कि अपने आप को अलग अलग धर्म और जाति में डिवाइड कर लिया है, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. तो जब स्टिलनेस का समय आएगा तब कोई भी किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे. सो यहाँ पे 2 लाइनों में आप देख रहे हैं कि लेट्स 2 बार रिपीट हुआ है, बट नॉट इन अ सेम लाइन. दिस रिपीटेशन इज in different line. So here anaphora means जब एक ही वर्ड 2 different line में repeat होते हैं तो वहाँ पर anaphora होता है. So here the figure of speech is anaphora. So the poet want to ask, let's stop for 1 second and not move our arms so much. That means 1 सेकेंड के लिए हमें रुकना है और हमें हमारे आर्म्स को थोड़ा सा भी मूव नहीं करना है. आर्म्स का यहाँ पे 2 मीनिंग होता है. एक जो मीनिंग है वो है हैंड, और दूसरा जो मीनिंग है वो है वेपन्स. सो हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज पन. पन मीन्स किसी भी वर्ड का 2 डिफरेंट मीनिंग निकले तो उस टाइम पे वहाँ पन होता है. तो यहाँ पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि 1 सेकेंड के लिए जब हम रुकेंगे तब हमें किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वेपन्स यूज़ नहीं करने हैं, हमें किसी भी मोमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. दैट मीन्स जो स्टिलनेस का मोमेंट होगा वो एक्सोटिक होगा. एक्सोटिक मीन्स स्ट्रेंज, अनयूजुअल, और उस मोमेंट में किसी तरह का कोई रश नहीं होगा, कोई भागदौड़ नहीं होगी, किसी तरह की कोई हलचल नहीं होगी. विदाउट इंजन, दैट मीन्स दैट वुड रिड्यूस द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को भी वो रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि स्टिलनेस का मोमेंट है. सो गाइज हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटिशन बिकॉज विदाउट वर्ड इज रिपीटेड 2 times. We would all be together in a sudden strangeness. That means the moment of peace and silence would bring us all together and form the common link between us. बिकॉज जब स्टिलनेस का मोमेंट होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो हम एक दूसरे के करीब आएंगे, और एक दूसरे के करीब आएंगे जो स्ट्रेंजनेस है वो हमारे बीच में नहीं रहेगी, और जो स्टिलनेस है वो हमारे स्ट्रेंजनेस को कम करने का काम करेगा, हमारे बीच में एक कॉमन लिंक का काम करेगा वो. सो गाइज हियर फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन बिकॉज वी वुड W sound, that is consonant, repeated 2 times, and next line sudden strangeness, that is also consonant. So alliteration figure of speech is here. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen here represent the hunter and the oppressor who oppressed the whales. Whales is a victim और oppressed मीन्स यहाँ पर फिशरमैन जो है वो किलर या हंटर या पावरफुल मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब स्टिलनेस का मोमेंट आएगा तो ऐसे पावरफुल पर्सन्स जो हैं वो अपने नीचे के व्यक्तियों का, लाइक वेल्स जो कि फिशरमैन के अंडर में हैं,
उसके अंडर में मतलब फिशरमैन जो है वो वेल्स का शिकार करते हैं, तो जो पावरफुल पर्सन है वो वीक पर्सन का मतलब शोषण नहीं करेगा, उसको हार्म नहीं पहुंचाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उस स्टिलनेस के मोमेंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। सो हियर फिशरमैन एंड वेल, ये सिम्बोलिज्म है, फिगर ऑफ स्पीच इज सिम्बोलिज्म, बिकॉज ये सिम्बोलाइज कर रहे हैं हंटर को, और वेल जो है वो वीक पर्सन को, विक्टिम्स को, दैट इज़ वाई हियर सिम्बोलिज्म। And the man gathering salt would look at his hurt hands. That means people are so occupied with the daily rushes and want to finish their work will also get some time to look at their injuries and damage they have caused to their body. That means काम करने के दौरान जो उनके बॉडी में डैमेज हो गया है या फिर इंजरीज हो गए हैं, जो उन्हें देखने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो डेली रशेस में, डेली की एक्टिविटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनके पास में उनके खुद के शरीर में क्या चोट पहुंची है या फिर क्या नुकसान हुआ है वो देखने का उनके पास में टाइम नहीं होता है। तो जब ये स्टिलनेस का मोमेंट आएगा, उस मोमेंट में उन लोगों को थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा ताकि वो अपने फिज़िकल कंडीशन को देख सके या फिर उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे सके। तो यहाँ पर हिज हर्ट हैंड में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा, बिकॉज एच साउंड, एच जो कि कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज़ वाई हियर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. That means those who prepare green wars. Green wars means the people who exploit the nature. Wars with gas, wars with fire. That means soldiers who use weapons to kill human beings because they are doing their job or following the order, but at the same time when they stillness, they get some time to ponder on the consequence of their actions. मीन्स जब स्टिलनेस का समय आएगा तब उन्हें कुछ समय मिल जाएगा उस एक्शन के बारे में सोचने के लिए जो उन्होंने वॉर में यूज़ किया है। दैट मीन्स दे गेट सम टाइम टू पॉन्डर ऑन दैट किलिंग सो मैनी पीपल इज़ नॉट अ विक्ट्री। मीन्स अगर उन्हें विक्ट्री मिल भी जाती है बहुत सारे लोगों को मारने के बाद, तो वह विक्ट्री कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि नो सर्वाइवर, कोई उस विक्ट्री को भोगने वाला, उसकी खुशी मनाने वाला कोई बचेगा ही नहीं। तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटिशन बिकॉज वॉर्स विथ इज रिपीटेड 2 times, दैट इज वाई हियर रिपीटिशन। वुड पुट ऑन clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. Here clean clothes, that means peace. The poet want them to put new clothes, means new approach towards the life. अपने लाइफ के प्रति एक नया आगमन, एक नया अप्रोच शुरू करने के लिए यहाँ पोइट कह रहे हैं। And walk about with their brothers in the shed. That means he want us to be united and consider our enemy to be our brothers. हमारे एनिमी को भी हम ब्रदर मान के चलें। दैट मीन्स द पोइट इज प्रमोटिंग ब्रदरहुड मैनकाइंड बाय पीस एंड यूनिटी। पीस और यूनिटी के द्वारा वो ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहते हैं। पीपल कैन बी फ्रेंडली एज ब्रदर्स एंड वॉकड अबाउट इन द सैड डूइंग नो वायलेंस। डूइंग नथिंग मीन्स नो वायलेंस, किसी भी तरह की वायलेंस एक्टिविटी किए बिना ब्रदरहुड को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम अपने एनिमी को भी अपने भाई जैसा समझ के उनके साथ साथ इस अभिगम में उनका साथ दें और उनके साथ साथ चले बिना वायलेंस क्रिएट किए। सो हियर फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन बिकॉज क्लीन क्लोथ और दूसरा जो ब्रदर्स है, ये दोनों सिंबलिज्म भी है। सिंबलिज्म किस तरह से, क्लीन क्लोथ दैट मीन्स पीस, जो दूसरा उसका मीनिंग निकल रहा है, और ब्रदर्स दैट मीन्स मैनकाइंड। सो हियर सिंबलिज्म एंड द एलिट्रेशन ऑफ क्लीन क्लोथ्स, C consonant sound is repeated, that is why alliteration.
what I want should not be confused with total inactivity. Here the poet tells that he want should not be confused, कि वो जो चाहता है उसमें कोई confusion नहीं है with total inactivity. वो ये भी नहीं चाहता है कि totally inactive हो जाओ, मतलब कोई काम ही नहीं करो, doing nothing, बस खाली बैठे रहो. Life is what it is about, क्योंकि लाइफ जो है जैसी चलती है वैसी ही चलेगी, उसे हम टोटल इनएक्टिविटी के ज़रिए कंपेयर नहीं कर सकते हैं. आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, और मैं लाइफ को एसोसिएट भी नहीं कर रहा हूँ डेथ के साथ, मतलब मैं लाइफ को डेथ के साथ जोड़ भी नहीं रहा हूँ. यहाँ पर जो पॉइंट है इनका कहने का मीनिंग ये है कि जब स्टिलनेस का समय आएगा उसमें आपको स्टिल रहना है, काम रहना है, शांत रहना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ, कोई काम ही ना करो, बस बेकार बैठ जाओ. हियर द पॉइंट मैसेज इज अबाउट डेथ एंड ही डज नॉट वांट एनी कनेक्टिविटी विथ डेथ. सो गाइज, हियर नो फिगर ऑफ स्पीच इन दिस स्टांजा. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So guys, here the poet want to describe that if we were not so single-minded means who set a goal and want to complete their goal without pondering its consequence is a single-minded person. ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने गोल को पूरा करने के बारे में सोचे, फिर उसके लिए उसे किसी भी तरीके का जो स्टेप्स है वो उठाना पड़े, वो उसके बारे में ख्याल नहीं करेगा. ऐसे पर्सन को जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, ऐसे पर्सन को सिंगल माइंडेड कहते हैं. तो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम अपने लाइफ को लेकर, हमारी लाइफ की जो रूटीन है उसको लेकर इतने सिंगल माइंडेड ना होते तो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो क्या होता, एक समय के लिए हमने ऐसा कुछ किया ना होता तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो मे बी शायद एक ह्यूज साइलेंस यहाँ पर हम क्रिएट कर पाते या बना पाते. माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और ये जो ह्यूज साइलेंस है ये हमारे लाइफ के सैडनेस को इंटरप्ट कर सकती, तोड़ सकती, भंग कर सकती थी, हटा सकती थी. हमारे लाइफ का कौन सा सैडनेस? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, क्योंकि ये जो डेली रूटीन है, हमारा दिन भर का जो भागदौड़ है, ये हमें हमारे आप को समझने नहीं देता है. तो ये जो अपने आप को न समझ पाना या फिर उसके लिए टाइम न निकल पाना, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं. और इस चीज़ के लिए जो पॉइंट है वो कहते हैं कि अगर ह्यूज साइलेंस होगा तो वो आपके सैडनेस को तोड़ेगा. और सैडनेस कौन सा? अपने आप को न समझ पाने का, क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं होता है कि हमारे लिए हम थोड़ा सा वक्त निकाल सकें. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और हम हमेशा क्या करते रहते हैं, अपने आप को डेथ से डराते रहते हैं कि कभी भी डेथ आ जाएगा, ये काम करना है, वो काम करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, लाइफ की ये सारी ज़रूरतें पूरी करनी है. तो अपने आप को डेथ से जो है वो डराते रहते हैं और साइलेंस को दूर अपने से करते रहते हैं. और अपने आप को न समझ पाने के लिए हम क्या करते हैं, बस अपने लाइफ को मूव करने के लिए दिन भर एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं. थोड़ा सा भी जो मेडिटेशन होता है वो नहीं कर पाते हैं, जो साइलेंस होता है, पीस होता है, वो हम तक नहीं आ पाता है, और हम बस इस लाइफ को मूव करने में लगे रहते हैं. तो पॉइंट हमें यही कहना चाहता है कि बस थोड़ा सा स्टिलनेस हो, जिससे आप अपने डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हो उसको थोड़ा सा स्टॉप कर सको और अपने आप के बारे में सोच सको. So guys, here figure of speech is alliteration because we were so single. Here the consonant sound is repeated, that is why alliteration. And enjambment. Enjambment means the whole stanza is written in one line. Means कहीं पे भी आपको full stop नहीं देखने को मिल रहा है. At the end of the stanza आपको full stop देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर enjambment होगा. Okay.
perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. That means earth can teach us, यहाँ पर अर्थ हमें सिखा रहा है या फिर अर्थ से लेसन लेने की बात कही गई है। अब अर्थ कैसे हमें सिखा सकता है? दैट मीन्स टेक अ लेसन थ्रू अर्थ। एज द अर्थ अंडरगोज चेंजेस इन विंटर व्हेन एवरीथिंग सीम्स फ्रीजेस मीन्स डेड। जब सीज़न विंटर का होता है तो चारों तरफ हमें नेचर में ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ फ्रीज हो गया हो, जम गया हो, डेड हो गया हो, इस तरह का लगता है। लेकिन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन जैसे ही सीज़न फिर से चेंज होता है एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ। हर चीज़ ऐसे लगती है कि अलाइव हो गई है, फिर से जीवित हो गई है। तो इसी तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना या अपने आप में चेंजेस लाना, इस लेसन को जो पॉइंट है वो अर्थ से या फिर नेचर से सीखने के लिए कह रहे हैं। मीन्स जो पॉइंट है वो कह रहे हैं टेकिंग अ पॉज, थोड़ा सा रुको, रुकावट लो अपनी लाइफ में, एंड इंट्रोस्पेक्टिंग इनटू आवर लाइव्स विल गिव इट अ न्यू मीनिंग। अपने आप को समझो और अपने लाइफ के रूटीन को एक नया मीनिंग, एक नया उद्देश्य या फिर एक नया मकसद दो। मीन्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हम जब वो पॉज लेंगे, वो रुकावट लेंगे, तब हम अपने लाइफ के पर्पस को समझ पाएंगे, हम अपने आप को समझ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो अर्थ से सीखने की बात कह रहे हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो द पोएट हैज़ कन्वेड द मैसेज एंड अगेन ही आस्क्ड देम टू टेक अ पॉज एंड काउंट अप टू 12। फिर से कह रहे हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा एंड ऑल द पीपल विल कीप क्वाइट। सभी लोग फिर से शांत हो जाएंगे। ये सारी सिचुएशंस बताने के बाद पॉइंट कह रहे हैं कि ठीक है, अब मैं 12 तक काउंट करने जा रहा हूँ और सभी लोग कीप क्वाइट मतलब शांत हो जाएंगे। एंड आई विल गो, दैट मीन्स ही विल वॉक आउट ऑफ द सीन। इस सीन से वो बाहर चले जाएंगे। जस्ट 12 तक काउंट करेंगे और फिर सभी लोग शांत हो जाएंगे और जो पॉइंट है वो हमारे इस सीन में से, इस पूरे कह सकते हैं पोइट्री में से वो चले जाएंगे या फिर अपना जो उनको बात कहनी थी, जो मकसद था पोइट्री के थ्रू हमारे तक पहुंचाने का या कन्वे करने का या मैसेज देने का, वो उनका पूरा हो जाता है और वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा और उसके बाद सभी लोग शांत हो जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सो गाइज हियर फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे होगा? अर्थ कैन टीच अस। यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी जो है वो ऑब्जेक्ट को दी गई है। अर्थ तो नहीं सिखा सकता है, ह्यूमन ही सिखा सकता है, बट जो ह्यूमन क्वालिटी है वो अर्थ को दी गई है। अर्थ मीन्स ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस, बिकॉज एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, डेड एंड अलाइव, two opposite meaning. Okay, so here antithesis. And next figure of speech is alliteration, because up to 12 T consonant sound is repeated, that is why alliteration. Okay guys, here our poetry is completed. I will try my best to understood you, but still if there is any query regarding this poetry, you can ask me through our WhatsApp group. And now here are some questions which you have to write down in your notebook. Thank you so much. See you next week. Goodbye. Take care.